आज हमारा तीसरा होगा ज्वलन ताप। ज्वलन ताप जो है हम लोग देखे थे पिछले क्लास में कि दहन की प्रक्रिया के लिए तीन पदार्थों आवश्यक था। पहला था ज्वलनशील पदार्थ, यानी किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें पता तो हो कि किस चीज को जलाना। दूसरा था ज्वलन ताप का पोषक पदार्थ, यानी कि वैसा पदार्थ जो जलने की क्रिया में सहायता प्रदान करता है। और तीसरा है ज्वलन ताप, यानी कितना मात्रा में हम उष्मा दें, यानी किस स्तर तक उष्मा को लेकर जाए कि वह वस्तु जले। जैसे कि हम लोग कागज और लकड़ी या किसी भी चीज में तुलना करके देखते हैं कि कागज जल्दी आग पकड़ लेती है, जबकि उसकी अपेक्षा लकड़ी क्या होती है, थोड़ी देर से आग पकड़ती है। अगर हम उसी अपेक्षा में करें कागज से भी, तो अगर हम एलपीजी गैस की बात करें तो जितना कागज और एलपीजी गैस में, तो इसमें क्या है, सबसे तेजी में एलपीजी गैस पकड़ती है आग, उसके पश्चात कागज पकड़ती है। तो देखते हैं हम ज्वलन ताप। तो जिस निम्न ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु जलने के लिए जहां वो स्टार्ट कर रहा है जलना, वो जो उसका निम्न ताप है उस ताप को हम क्या कहते हैं, ज्वलन ताप। यानी कि मान लिया जाए कि हमें किसी 30 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता है, सपोज है किसी वस्तु जलाने के लिए 30 डिग्री की सेल्सियस की आवश्यकता है। अब हम 50 कर दिए तो भी वस्तु जलेगा, लेकिन अगर हम इसको 30 रखते तो भी जलता, और वही अगर हम 30 से कम कर देते यानी 29 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो वो नहीं जलेगा। यानी तो उस वस्तु का ज्वलन ताप कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। और 30 या 30 से अधिक रहने पे वो जलेगा, लेकिन 30 से कम रहने पर वो नहीं जलेगा। तो यही था कि जिस निम्न ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता, उस ताप को, उस पदार्थ का, सभी पदार्थ का नहीं बल्कि जिस पदार्थ के लिए बात हो रहा है उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। और अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है, यानी अगर हम अलग अलग पदार्थ लें तो उसका ज्वलन ताप भी क्या होगा, अलग अलग ही होगा। और कोई भी जो पदार्थ होता है वो अपने ज्वलन ताप या ज्वलन ताप से अधिक ताप पे जल सकता है, किंतु अपने ज्वलन ताप के कम ताप पर कभी भी नहीं जलेगा। जैसे हम इस एग्जाम्पल से अभी समझे थे कि 30 डिग्री सेल्सियस पे किसी वस्तु का ज्वलन ताप है, तो इससे अधिक करने पर वो जलेगा, लेकिन इससे कम रहा तो वो नहीं जलेगा। जैसे हम यहाँ से एग्जाम्पल से समझते हैं कि कागज तथा लकड़ी के बीच हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि कागज और लकड़ी के टुकड़े लेते हैं तो उसमें कौन अधिक तेजी से, यानी कौन जल्दी जल जाता है और कौन देरी से जलता है। तो कागज तथा लकड़ी के टुकड़ों को जलाने पर हम देखते हैं कि यहाँ हम ये कर सकते कि कागज के टुकड़े में शीघ्र आग पकड़ लेती है, यानी शीघ्र आग क्या है, लग जाती है, जबकि लकड़ी के टुकड़े में अपेक्षाकृत, किसके अपेक्षाकृत, तो कागज के टुकड़े के अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है और तब आग लगती है, क्योंकि कागज के अपेक्षा लकड़ी का ज्वलन ताप क्या होता है, अधिक। और इसी को हम उल्टा बोले तो इस तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि लकड़ी की अपेक्षा कागज का जो ज्वलन ताप होता है वो कम होता है। यानी कि कागज और लकड़ी को जब हम दोनों को एक साथ जलाएंगे तो क्या होगा, कागज जल्दी जल जाएगा जबकि लकड़ी देर से जलेगा। यहाँ हम एक चीज लिख सकते हैं, एक साथ नहीं, एक समय पर, एक साथ भी दे सकते हैं, एक साथ जलाने पर हम देखते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जब हम किसी कागज के टुकड़े को जलाते हैं, तब वह शीघ्र ही जलने लगता है, यानी वो क्या है, तुरंत जलने लगता है। परंतु जब हम कागज के बने एक कप में, यानी कागज के टुकड़े के बने एक कप में जल लेकर आग के सामने लाते हैं, यानी कि कागज को अगर खाली जला रहे हैं तो वो जल रहा है, केवल कागज को जलाएंगे तो वो जल जाएगा, लेकिन उस कागज के कप में अब क्या करेंगे, जल डाल देंगे उसमें, तब उसको क्या करेंगे, आग के सामने लाएंगे, तब कागज नहीं जलता है, बल्कि जल जो है क्या होने लगता है, गर्म होकर के उबलने लगता है। जल क्या होता है, गर्म होकर उबलने लगता है। कि अगर हम किसी कागज को जलाते हैं तो ये तुरंत क्या हो जाता है, जल जाता है, यानी कि इसमें जो है तुरंत क्या लग जाती है, आग लग जाती है। देख सकते हो कि जब हम इसको बीच में जलाए तो क्या हो गया, इसमें आग लगी, क्योंकि इसका ज्वलन ताप जो होता है, हम लोग अभी पढ़े भी थे कि इसमें जो ज्वलन ताप होता है वो क्या होता है, बहुत कम होती है, यानी निम्न होती है, जिसके कारण ये जल गया। किंतु जब इसी कागज में हम जल लेकर के जब इसको हम जलाएंगे, यानी इस पे जब आग पे रखेंगे तो ये कागज नहीं जलेगा, बल्कि इसके बदले वो जो जल होगा वो गर्म होना आरंभ हो जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं मेरे पास एक कागज है, यही कागज को जलाए भी थे अभी,
ये गिलास है और इसमें क्या है, पानी है। हम इस जल को देखो इसमें ले रहे हैं, इस कागज में। इस कागज में क्या है, हमारा जल है। और अगर अब हम इस कागज को इसके आग के सामने लेकर जाएंगे तो ये नहीं जलेगा, देख सकते हो, नहीं जलाना। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब तक इसमें रहेगा तब तक ये नहीं जलेगा। केवल ये जो काला हो रहा है वो इसके कार्बन के कारण हो रहा है, यानी कि इससे क्या हो रहा है, धुआं निकल रहा है जो, उसके कारण। देख सकते हो, वो गल जाएगा तब भनो पानी गिर जाएगा तो बुझ जाएगा। जब तक नहीं गलेगा तब तक वो जलेगा भी नहीं। देख सकते हो पानी गिर रहा है लेकिन फिर भी अभी तक नहीं जला है, देखते जाओ। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कागज द्वारा ज्वालक से यानी ज्वलन ताप जो होता है उसे प्राप्त कर उष्मा उबलने हुए जल में स्थानांतरित हो जाते। यानी कहने का मतलब क्या है, जब सपोज दैट हम मान लेते हैं ये मेरा कोई कागज है और ये मेरा कागज का कोई कप है, इसमें हम जल लिए, तो यहाँ से जो हम उष्मा ये दे रहे हैं, ये उष्मा कहाँ चल रहा है, इस कागज के द्वारा ये अंदर आ रहा है और ये स्थानांतरित हो रहा है जल में। यानी उष्मा तो कागज को मिल ही नहीं रहा है, बल्कि कागज के द्वारा ही कहाँ तक चला रहा है, अंदर तक आ रहा है। समझ में आया ना? तो उष्मा, तो उससे क्या होने लगता है, जल जो मेरा होता है वो उबलने लगता है, जिससे उष्मा कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाती है। मैंने क्या, सभी दहनशील गैस यानी जितने भी गैस हैं जो दहनशील गैस हैं जलने पर ज्वाला उत्पन्न करती है। यानी जितने भी दहनशील गैस हैं सबको जलाते हैं तो उससे क्या निकलती है, ज्वाला निकलती है। केवल वैसे ठोस या द्रव ज्वलनशील पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न करती है जो गर्म होने पर वाष्प में बदलती है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर हम गैस की बात करें, दहनशील गैस की, सभी गैस की भी बात नहीं, जो जलती है, यानी दहनशील गैस की बात अगर हम करें तो वो जलते हैं तो क्या उत्पन्न करते हैं, ज्वाला। किंतु अगर हम ठोस या द्रव की बात करें तो उसमें जितने भी दहनशील है सभी ज्वाला उत्पन्न नहीं करते, किंतु वैसे ठोस या द्रव दहनशील पदार्थ जो गर्म करने पर क्या बन जाते हैं, वो ज्वाला उत्पन्न करते हैं। अगला हमारा है कि ईंधन को वायु में जलाकर ज्वाला उत्पन्न की जाती है। अब हम जब ईंधन को वायु में जलाते हैं तो उसे देखते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अधिक मात्रा में ज्वाला उत्पन्न करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कम मात्रा। तो ये ऑक्सीजन की मात्रा पे निर्भर करती है, यानी जिस पदार्थ को जलने में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन सहायता प्रदान करते हैं उससे ज्वाला अधिक निकलती है, और जिस भी पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है उससे ज्वाला कम निकलती है। यानी कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की सहायता करने के मात्रा के अपेक्षित ज्वाला उत्पन्न करती है। यानी जिस अपेक्षा में वो क्या करते हैं, जो सहायता प्रदान करती है ऑक्सीजन, उस अपेक्षा में ज्वाला उत्पन्न। अगला हम देखते हैं प्रकाशहीन ज्वाला, या इसी को बोलते हैं अप्रदीप्त ज्वाला। तो वैसे वो ज्वाला जिसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर, यानी जितनी ऑक्सीजन चाहिए उससे उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता बल्कि उससे कम मिलता है। पर्याप्त यानी जितना पर्याप्त है उससे क्या आपूर्ति हो रही है, यानी जितना चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा, उससे कम मिल पा रहा। तो ऐसे ईंधन पे क्या है, पूर्ण दहन हो जाता है, यानी जितने बचते होते हैं टोटल जल जाते हैं, किंतु प्रकाश बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होती है। अब उसको पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा तो उससे प्रकाश की मात्रा क्या होगी, कम ही रहेगी। तो ऐसे ही ज्वाला को हम कहते हैं प्रकाशहीन ज्वाला या अप्रदीप्त ज्वाला। और इससे जो प्रकाश निकलती है, यानी ज्वाला का जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है, नीला, यानी इससे नीले रंग का ज्वाला निकलने लगती है। दूसरा हम देखते हैं प्रकाशमान ज्वाला या प्रदीप्त ज्वाला। तो वैसे ज्वाला जिसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति, यानी जितनी मात्रा में चाहिए थी, यानी जितनी मात्रा में चाहिए तो उससे भी क्या है, अधिक है, अपर्याप्त, यानी पर्याप्त से भी मेरा यहाँ क्या हो रहा है, अधिक है, होने पर ईंधन का क्या होता है, पूर्ण दहन नहीं हो पाता। क्योंकि जब ऑक्सीजन अधिक है तो जल्दी जल्दी से आग लग जाएगी, जिससे उसका क्या पूर्ण दहन नहीं हो पाएगा। तो ईंधन के अपूर्ण दहन से उसके वाष्प में बिना जले, क्योंकि जब बढ़िया ढंग से जलेगा तभी तो वाष्प में बदलेगा ना, जब जल ही नहीं रहा सही ढंग से तो वो क्या होता है, वाष्प में नहीं बदलता, और बिना वाष्प में जले कार्बन के कण मिश्रित हो जाते हैं।
नहीं जलने के कारण हम देखते हैं कि उससे ज्यादा धुआं की मात्रा निकलने लगती है। तो यानी कार्बन के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें मिश्रित हो जाते हैं। जो तप्त मतलब होता है गर्म, गर्म होकर क्या होने लगते हैं, चमकने लगते हैं। और यही चमकने के कारण इससे क्या होता है, पीले रंग का प्रकाश निकलने लगते हैं। तो ऐसे ही ज्वाला को हम कहते हैं प्रकाशमान ज्वाला या प्रदीप्त ज्वाला। और इस ज्वाला का जो रंग होता है, कलर होता है, वो कैसा होता है, पीला। इससे पीले रंग की प्रकाश निकलती है और इसका कलर भी पीला होता है। प्रदीप्त, प्रकाशहीन ज्वाला और प्रकाशमान ज्वाला समझ में आया। तो देखो मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोमबत्ती की ज्वाला यानी कैंडल फ्लेम। हम पहले से ही जान रहे हैं कि मोमबत्ती क्या है, एक ज्वलनशील पदार्थ है जो ऑक्सीजन की सहायता से जलता है और इससे ज्वाला भी उत्पन्न होती है। तो मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो मोम का बना होता है। मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो मोम का बना होता है। इसका ज्वलन ताप बहुत ही निम्न होता है। बहुत ही निम्न कहने का मतलब क्या है कि बहुत ही कम होता है, क्योंकि हम जैसे ही जलाते हैं मोमबत्ती क्या होती है, जलने लगती है। मोम एक ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। हम पहले से ही जानते हैं कि मोम एक ठोस होता है और हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। अब हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, H मतलब हाइड्रोजन, C मतलब कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण को ही हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ में आया। जैसे कि हम जानते हैं कि मोमबत्ती का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C15H22 C25 और H52 होता है। ये मोमबत्ती का रासायनिक सूत्र है जिसका रासायनिक नाम होता है पेंटाकोसेन। हम घरेलू भाषा में इसे मोमबत्ती बोलते हैं, रसायन शास्त्र की भाषा में पेंटाकोरेशन बोलते हैं या फिर C25H52 बोलते हैं। यानी कहने का मतलब जिस तरह हम घरेलू भाषा में मोमबत्ती बोलते हैं और इसी इंग्लिश में कैंडल बोलते हैं, उसी तरह रसायन शास्त्र में इसे पेंटाकोसेन या C25H52। अब देखते हैं हम इसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों का मिश्रण होता है, इसीलिए हम इसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। यहाँ हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब क्या है कि C25 और H52 जो होता है उसके कारण, ठीक ना। मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघल कर बत्ती में ऊपर चढ़ता है। देख सकते हैं फिगर के अनुसार हम लोग मोमबत्ती भी जलाते हैं, जस्ट इसी तरह का होता है। जब हम कहने का मतलब मेरा क्या है, थोड़ा देखना, मोम जो होगा या तो इस तरह से इसके बराबर होगा या फिर इस तरह से हम कुछ मोम में देखते हैं इस तरह से करके थोड़ा इस तरह से बनाता है। तो जब हम इसे जलाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर पिघलने लगता है और पिघल करके कुछ मोम की जो अधिकांश भाग होती है वो क्या होता है, ऊपर बत्ती के द्वारा चढ़ती है और वही बत्ती क्या होता है, जलता है। और कुछ मोम की अंश होते हैं जो इस तरह से पिघल करके क्या होता है, नीचे आ जाती है। क्लियर ना। अब आगे देखते हैं तो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जो मोम पिघल कर बत्ती के ऊपर जा रहा था वो जल करके क्या हो रहा है, वाष्प में परिवर्तित। और हम जानते हैं किसी वस्तु में जब हम ताप को बढ़ा देते हैं तो जो वाष्पीकृत वस्तु होती है वो वाष्प में बदलने लगती है। तो ये क्या हो रहा है, वाष्प में बदलने लगती है। और यही वाष्प वायु या ऑक्सीजन में जलकर ज्वाला उत्पन्न करती है। क्योंकि यहाँ जो जल रहा है खाली स्थान में कहीं ना कहीं वायु भरा होगा, यानी ऑक्सीजन होगा। ये जो जल रहा है, जो यहाँ पर मोम ऊपर चढ़ा वाष्प बना, और वही वाष्प क्या हो रही है, जल करके ज्वाला बन रही है, जिससे मोमबत्ती का ज्वाला कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, मोमबत्ती का ज्वाला। इसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति, यानी कि ऑक्सीजन बहुत मात्रा में उपस्थित होती है। वो पर्याप्त आपूर्ति यानी कि आपूर्ति नहीं हो पाती है के कारण मोमबत्ती का पूर्ण दहन होता है, जिससे कार्बन के सूक्ष्म कण मोम के वाष्प में मिश्रित हो जाते। सॉरी, यहाँ पे एक चीज मिस्टेक लिखा गया होगा, ये मोम का पूर्ण दहन नहीं होता है, क्योंकि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं जिसमें वो पर्याप्त आपूर्ति होता है, उसका पूर्ण दहन नहीं होता है। पूर्ण दहन नहीं होता है, जिससे कार्बन के सूक्ष्म कण मोम के वाष्प में मिश्रित हो जाता है। इसके कारण
या पीला एवं प्रकाशमान होता है। कहने का मतलब जब हम मोम जलाते हैं तो उसमें क्या, वैसे तो नीले भी प्रकाश उससे निकलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो निकलता है वो पीले रंग का प्रकाश होता है। और यही प्रकाश के क्या कारण क्या होता है, हम दूसरे वस्तु को देख पाते हैं। यानी ये क्या होता है, दीप्तमान होता है, यानी प्रकाशमान यानी दीप्तमान होता है। प्रकाशमान को एक दीप्तमान भी कहते हैं, होता है। अर्थात इसका ज्वाला पीले रंग का होता है। इसका ज्वाला मुख्य रूप से पीले रंग का होता है। अर्थात इसका ज्वाला मुख्य रूप से पीले रंग का होता है। अब आगे हम बात करते हैं मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट। तो देख सकते हो जैसे मोमबत्ती में इसकी ज्वाला को कुल 3 प्रकार से दिखाया जा रहा है, जिसमें से मेरा एक है प्रकाशहीन मंडल, दूसरा है प्रकाशमान मंडल और तीसरा है केंद्रीय मंडल। जिसमें केंद्रीय मंडल का जो है देख सकते हो यहाँ पर ही कि ब्लू नीले कलर से कलर कर दिया गया, यानी केंद्रीय मंडल का जो होता है कलर वो कैसा होता है, नीला। और प्रकाशहीन मंडल जो है उसका पीला होता है। देखना यहाँ पे मोमबत्ती की ज्वाला मुख्यतः 3 भागों में बटे होते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला मुख्यतः 3 भागों में बटे हैं। पहला है केंद्रीय मंडल, जिसको हम सेंट्रल जोन बोलते हैं। दूसरा है प्रकाशमान मंडल, इसी को हम दीप्तमान मंडल भी कह सकते हैं, ल्यूमिनियस जोन होता है। और तीसरा है प्रकाशहीन मंडल, यानी कि नॉन ल्यूमिनियस जोन। इसमें केंद्रीय मंडल नीचे होता है, यानी मोमबत्ती में किसे करीब होता है। दूसरा है प्रकाशमान मंडल, जो कि उससे थोड़ा क्या है, उसके चारों ओर उससे ज्यादा ऊंचा होता है। और प्रकाशहीन मंडल मतलब सबसे ऊपर जो होता है। अब हम देखते हैं केंद्रीय मंडल। तो केंद्रीय मंडल क्या है, मोमबत्ती के ज्वाला का वह भाग जिसमें बिना जले हुए मोम के वाष्प उपस्थित रहते हैं। हम देख चुके हैं कि मोमबत्ती में जो होता है इसमें वाष्प भी बनते हैं। तो इसी वो जो वाष्प बनता है वो क्या होता है, यहीं पे उपस्थित रहता है। किसमें, तो केंद्रीय मंडल में, यानी सेंट्रल जोन में उपस्थित रहता है मोम का वाष्प। और वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाता है, क्योंकि जितने सपोज दैट यहाँ से जो भी ऑक्सीजन मेरा आ रहा होगा वो तो प्रकाशहीन मंडल से ही जलकर खत्म हो जा रहा होगा, तो फिर अंदर कोई भी वाष्प जा पाएगा ऑक्सीजन, और नहीं जाने के कारण क्या, केंद्रीय मंडल से उसका संपर्क नहीं हो पाता है, जिससे इसमें दहन की क्रिया नहीं होती। यानी ये जो केंद्रीय मंडल होता है उसमें दहन की क्रिया नहीं होती, यानी वो ज्वाला उत्पन्न नहीं करते, यानी वो नहीं जलते हैं। इस ज्वाला के इस क्षेत्र को का ताप सबसे कम होता है, यानी ज्वाला का जो ये क्षेत्र होता है इसका ताप सबसे कम होता है। यह बत्ती को घेरे रहता है। ये हम देख सकते हैं इसमें भी कि ये मेरा बत्ती है, तो बत्ती के जो चारों ओर है यही है, ये बत्ती को क्या करता है, घेरे रहता है। इस क्षेत्र में सलाई, जिसको कि हम माचिस कहते हैं, कि तीली ले जाने पर तीली नहीं जलता है। लेकिन जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो देखते हैं कि तीली जल जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जब हम तीली को लेकर जाते हैं सबसे पहले इससे होकर के गुजरना पड़ता है, और इसमें आने के बाद वो क्या करता है, पहले ही जल जाता है, क्योंकि इससे गुजरने के बाद ही हम यहाँ ला सकते हैं, ठीक ना। तीली नहीं जलता। और इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। और इस क्षेत्र को चूंकि हम जान रहे थे कि जल नहीं, दहन इसमें नहीं हो रहा था, देखो दहन की क्रिया नहीं हो रही थी, इसीलिए इसे ओदहन का क्षेत्र भी कहते हैं। यानी केंद्रीय मंडल को ही ओदहन का क्षेत्र कहते हैं। क्लियर। मोमबत्ती के ज्वाला की बनावट में हम पहला देख लिए थे केंद्रीय मंडल, अब देखते हैं प्रकाशमान मंडल। मोमबत्ती के ज्वाला का वह भाग जिसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम के वाष्प का पूर्ण दहन नहीं होता है। हम लोग इससे पहले जो देखे थे केंद्रीय मंडल, इसमें भी पूर्ण दहन नहीं हो रहा था, दहन की क्रिया पूर्ण नहीं हो रही थी, और इसमें भी दहन की क्रिया पूर्ण नहीं हो रही है। इसमें कार्बन के कण उपस्थित रहते हैं, इसमें भी कार्बन के कण मेरा क्या रहता है, उपस्थित रहता है। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। देखना यहाँ पे, ये ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। लेकिन फिगर के अनुसार देखें तो प्रकाश मंडल मेरा बीच का भाग है, और ये प्रकाशहीन मंडल से छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखना है यहाँ पर, जब मोमबत्ती हम लोग जलाते हैं तो ये जो प्रकाशहीन मंडल होता है वो ऊपर के मात्र थोड़ा सा ही भाग में दिखाई देता है, और ये जो केंद्रीय होता है नीचे के थोड़ा सा भाग, बाकी जो पूरा बड़ा वाला बीच वाला भाग है वो जो होता है मेरा प्रकाश मंडल का ही होता है। इसमें पीला रंग के प्रकाश
निकलती है। यानी कि प्रकाशमान मंडल जो होता है इसमें कौन सा रंग का कलर होता है? पीला रंग का। और इस क्षेत्र में ज्वाला का ताप मृदुलीय रहता है। अब ज्वाला का ताप मृदुलीय रहता है कहने का मतलब क्या? ये जो है प्रकाशमान मंडल का इसका पीला होता है इसका कलर, और इसका जो ताप होता है वो मृदुलीय होता है। यानी कहने का मतलब कि इसमें जो सबसे गर्म होता है जिसके कारण हम जब लेके जाते हैं, सपोज दैट ये मेरा जल रहा और यहाँ अगर हम अपना हाथ लाएंगे तो इससे टच होता है मेरा हाथ, तो जलन जो उत्पन्न होती है वो इसके कारण, ना कि इस प्रकाश के कारण। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए हम बोलते हैं इसे मृदुलीय। मृदुलीय कहने का मतलब क्या है? थोड़ा जो मुलायम टाइप का होता है, यानी कि जो उतना भी कठोर ना हो। अगला मेरा है प्रकाशहीन मंडल, यानी मोमबत्ती के ज्वाला का वह भाग जिसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने के कारण मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है। हम इससे पहले जो देखे थे केंद्रीय मंडल या प्रकाशमान मंडल, इसमें पूर्ण दहन नहीं हो रहा था और ऑक्सीजन जो था ऑक्सीजन का पर्याप्त आपूर्ति हो रहा था, लेकिन इसमें पर्याप्त आपूर्ति होने के कारण इसमें वाष्प का पूर्ण दहन होता है। और यह भाग सबसे गर्म होता है, क्योंकि जब हम अपने हाथ को या किसी वस्तु को इसके समीप लेके जाते हैं तो सबसे पहले जो संपर्क में आता है इसी के संपर्क में आता है और इसी से जलना आरंभ हो जाता है, यानी हमारे हाथ में जलन उत्पन्न होती है। तो यानी कि यही जो भाग है वो सबसे क्या होता है? गर्म होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ तो ये जो है मेरे पास ये मोमबत्ती है और ये जो है माचिस है, यानी सलाई है। जब हम माचिस की इस तीली की सहायता से इस मोमबत्ती को जलाते हैं तो हम देखते हैं कि इससे क्या निकलती है? ज्वाला निकलती है। और इसी ज्वाला से क्या निकलता है? हमारा प्रकाश। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा जलती हुई मोमबत्ती है। इसमें देखो इतना दूर का जो ये भाग है नीला कलर का है, इतना जो ये भाग है इतना दूर का ये क्या है? नीला कलर का। और देखना यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग है पूरे पीला कलर का है और यही सबसे बड़ा भाग है। और ऊपर का जो ये सबसे ऊपर वाला भाग है लाल कलर का है। यानी कहने का मतलब ये जो ऊपर वाला सबसे भाग है थोड़ा सा देख सकते हो इतना दूर का है। तो यही मेरा क्या है? प्रकाशहीन मंडल। और बीच वाला जो ये पीला पूरा दिख रहा है ये मेरा कौन सा है? प्रकाशमान मंडल। और नीचे वाला केंद्रीय मंडल। लेकिन यहाँ देखना केंद्रीय मंडल और प्रकाशमान मंडल के बीच में काला जैसा दिख रहा है बीच में, यही काला कार्बन का कण है। यहाँ पर देख सकते हो लिखाए भी थे, हाँ कार्बन के कण उपस्थित रहता है ना? इसमें कार्बन के कण उपस्थित रहते हैं। यहाँ देख सकते हो क्योंकि पीला जो मेरा जल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में काला दिख रहा है ये, और काला भी इसके चारों बगल नहीं बेसिकली इसके बीच में दिख रहा है। यानी वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है जिसके कारण वो कार्बन नहीं जल रहा है और वो क्या है? मेरा कार्बन के कण है। यहाँ से लेके जो ये वाला है नीला कलर का ये केंद्रीय मंडल है और ये यहाँ से लेके इतना दूर जो ऊपर वो प्रकाशहीन मंडल है। और सबसे गर्म जो होता है प्रकाशहीन, चूंकि जब हम अपने हाथ को यहाँ लेके जाते हैं देखो संपर्क में जो आता है सबसे पहले प्रकाशहीन मंडल का, और यही रीजन है कि प्रकाशहीन मंडल क्या होता है? सबसे मेरा गर्म होता है। और सबसे बड़ा भाग जो बीच वाला है ये देख सकते हो सबसे बड़ा भाग है बीच वाला, यानी प्रकाशमान मंडल है। इसके साथ ही पूछा जाता है ये भी ऑब्जेक्टिव की जलती हुई मोमबत्ती में, यानी कि मोमबत्ती का जलना कौन सा अभिक्रिया। तो देख सकते हो कि मोमबत्ती जो जल रहा है साथ में पिघल करके नीचे भी आ रही है। तो मोमबत्ती जो जल रहा है वो जल करके क्या वाष्प बन रहा है और वाष्प फिर जल करके हमारा खत्म हो रहा है। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि जो जल के खत्म हो रहा है यानी जिसे ये ज्वाला निकल रही है जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई दे रही है वो तो वापस हमें नहीं मिलेगा, किंतु जो मोमबत्ती पिघल रहा और पिघल करके पुनः देख सकते हैं यहाँ पर मोम के रूप में फिर आकर के जमा हो गया। तो ये जो मोम के रूप में आकर के जमा हुआ ये हमें वापस मोम मिल रहा है ना। यानी जब पिघल रहा था तब ये क्या था? जैसे देख सकते हैं ये देख सकते हो देखो पिघल करके जल की बूंद की तरह गिर रहा है ना। तो जो पिघल रहा है ये हमारा क्या है? जल है। लेकिन यही जल जब जमा हो जाता है तो हमारा क्या बन जाता है? मोम। यानी रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया एक साथ हो रही है। मोमबत्ती का जलना मेरा रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा जबकि मोमबत्ती का पिघलना भौतिक अभिक्रिया हो जाएगा। क्लियर? इसमें हम एक चीज ये भी देखते हैं कि ये मेरा जो है मोम है, यानी कि ये मोम का एक ठोस रूप है देख सकते हैं, और ये पिघलने के बाद भी जो जम जाता है वो भी एक ठोस रूप में बदल जाता है। यानी कहने का मतलब ये मोम जो है वो एक ठोस है। लेकिन इसमें देख सकते हैं कि एक बत्ती लगा हुआ है,
जल जो रहा है वो हमें बत्ती दिखाई देता है जलता हुआ, लेकिन रियल में क्या होता है, ये मोम इस बत्ती के उष्मा से पिघल करके बत्ती के ऊपर चढ़ता है और वो बत्ती मोम ही जलता है। क्लियर? मेरा एक केमिस्ट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका ये लास्ट टॉपिक है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम शॉर्ट में LPG बोलते हैं। ठीक ना? इसमें कुल 3 गैस मिले होते हैं, ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन। ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन। किंतु जब हम देखते हैं कहीं गैस का रिसाव होता है, यानी कि कहीं पे गैस का लीक होता है, तो उसमें हमें कुछ गैस महक आने लगती है। तो वो जो गैस होती है वो उसकी बस थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है, केवल इसीलिए ताकि गैस का कहीं रिसाव हो तो पता चल सके। क्योंकि मान लिया जाए कि कहीं गैस का रिसाव हो रहा और पता नहीं चले तो उससे बड़े दुर्घटना होने की संभावना होती है। इसी दुर्घटना को रोकने के लिए उस गैस में एथिल मरकैप्टन को मिलाया जाता है, जिससे कि कहीं पर भी गैस का अगर रिसाव हो तो पता चल सके। तो पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, प्रोपेन एवं इथेन। यहाँ जो ये ब्यूटेन है, प्रोपेन है और इथेन है, ये सभी के सभी हाइड्रोकार्बन है। सब में कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है। हम इस तरह कार्बन का नाम होता है, जैसे कि मान लिया जाए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन का सुधा। 1 कार्बन के लिए हम मेथ बोलते हैं MATH, 2 कार्बन के लिए एथ बोलते हैं ETH। ठीक ना? ETH होगा। 3 कार्बन के लिए प्रोप बोलते हैं PROP। 4 कार्बन के लिए ब्यूट बोलते हैं BUT। 5 कार्बन के लिए पेंट बोलते हैं। 6 कार्बन के लिए हेक्स बोलते हैं। 7 कार्बन के लिए हेप्ट बोलते हैं HEPT। और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट OCT। 10 कार्बन के लिए डेक बोलते हैं DEC। 11 कार्बन के लिए अनडेक बोलते हैं। 12 कार्बन के लिए डू डेक बोलते हैं। 13 कार्बन के लिए ट्राई डेक बोलते हैं। मतलब इस तरह से होता है। उसके बाद जिसे कहने का मतलब हम 1 2 लिखते हैं तो देखते हो गए, 1 के लिए 1 लिखते हैं, 2 के लिए 2 लिखते हैं। तो इसी प्रक्रिया में इस कार्बन को भी लिखा जाता है। इसका हम ज्यादा वितरण देखेंगे कार्बनिक, एक है ना हमारा तीसरा या चौथा चैप्टर, कार्बन एवं उनके रसायन, कुछ इस तरह से कार्बन एवं उनके यौगिक, तो उसमें देखेंगे, उसमें ये सब आएगा। सिंगल बॉन्ड के लिए एन का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर ब्यूट जो है सिंगल बॉन्ड बनाता है तो ये ब्यूटेन हो जाता है। ठीक ना? और ये प्रोप है, प्रोपेन और इथेन, यानी कि ये मिला हुआ मेरा मुख्य रूप से रहता है। यानी कि हम लोग 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए इस तरह का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी कार्बन की संख्या होती है, कार्बन की संख्या के अनुसार इसका नाम तय किया जाता है। कितने कार्बन उपस्थित है उस कार्बन के अनुसार से इसका नाम तय किया जाता है। साथ में इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। इसकी अगर सिंगल बॉन्ड आता है तो उसमें एन का प्रयोग करते हैं, डबल बॉन्ड आता है तो इन का प्रयोग करते हैं। यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड रहने के कारण एन, डबल बॉन्ड रहने के कारण इन और ट्रिपल बॉन्ड रहने के कारण आयन का प्रयोग करते हैं। लिखते हैं वो आई है नहीं, लेकिन पढ़ते हैं इसको आयन। ठीक ना? तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन दिए हैं। अब सिंगल बॉन्ड रहने का एन का मतलब क्या है कि जैसे कि हम इसका सूत्र होता है CN प्लस HCN H2N प्लस 2। जैसे देख भी सकते हो यहाँ पर ब्यूट जो मेरा लिया गया है कार्बन 4 के लिए लिया गया है और H का मान है 2 गुना N के जगह 4 अजोड़ 2, तो 4 दूनी 8 और 2 10। प्रोप का बात करें तो प्रोप 3 कार्बन का नाम होता है तो 3 और H तो 2 तिया छोड़ अजोड़ 2 तो 6 2 8। देख सकते हो H3 तो C3 है तो H 8 है। और उसी तरह अगर C2 लेंगे तो 2 दूनी 4 2 6। तो यानी इसमें याद करने की कोई अति नहीं है। जितना कार्बन तो इसमें होता है क्या, एल्केन
एल्काइन और एल्कीन, ठीक ना। तो ये मेरा जो है एल्केन ग्रुप का है। ये ग्रुप क्या होता है वो कार्बन एवं इसके यौगिक में हम लोग जानेंगे, ठीक ना। ये एल्केन ग्रुप है, कहने का मतलब क्या है, जिसमें भी देखोगे एन लगा हुआ होगा लास्ट में। देखो टी अगर हटा दें तो एन हो गया ना, इसमें ए था ए थी करते हैं तो एन होगा। प्रोप में भी अगर पो तक का छोड़ दें तो एन होगा। तो इस तरह से इसका ग्रुप का पता चलता है, ठीक ना। तो खैर हम अभी देखते हैं मुख्य रूप से यहाँ पे क्या है। तो परंतु इसका मुख्य अवयव जो होता है वो ब्यूटेन होता है। इसका मुख्य अवयव क्या होता है, ब्यूटेन होता है। कहने का मतलब क्या है कि पेट्रोलियम गैस में इसे हम देखें तो कुल 4 गैस भरा हुआ था, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन। वैसे नाम ही 3 गो का होता है, लेकिन 4 गंध एक हम देख लें, एथिल मर्केप्टन भी होता है इसके गंध के लिए। लेकिन इसका मुख्य जो होता है गैस वो होता है ब्यूटेन, यानी इसका मुख्य अवयव जो होगा वो क्या होगा, ब्यूटेन। इसमें ब्यूटेन, हम इंग्लिश में ब्यूटेन को इस तरह लिखते हैं, ब्यूटेन, प्रोपेन एंड इथेन तीव्रता से जलकर पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है, यानी बहुत तेजी से जलती है और जितना ऊष्मा चाहिए उतनी ऊष्मा वो देती है। इसीलिए इसे एक उत्तम ईंधन माना जाता है। यानी द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस को, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को हम एक उत्तम ईंधन मानते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि एलपीजी को एक उत्तम ईंधन माना जाता है, ऐसा क्यों। तो हम ये लिख देंगे, चूंकि एलपीजी में ब्यूटेन, प्रोपेन एंड इथेन गैस भरे होते हैं, इसका मुख्य गैस ब्यूटेन होता है। जब इस तीनों गैस को, कहने का मतलब ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन को जलाया जाता है तो ये तेजी से यानी शीघ्रता से जलकर पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसीलिए इसे एक अच्छा ईंधन माना जाता है, ठीक है ना। अगले बात ये भी पूछा जा सकता है कि एलपीजी का रिसाव होने पे पता कैसे चलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एलपीजी में ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन के अतिरिक्त एक और गैस अल्प मात्रा में मिलाया जाता है जिसका नाम एथिल मर्केप्टन है, यानी C2H5 और SH, ठीक ना, मिलाया जाता है इसलिए ताकि कहीं गैस का रिसाव हो तो पता चल सके। क्योंकि इस यह जो गैस होता है इसका गंध बहुत ही खराब होता है और इस खराब गैस गंध के कारण ही हमें पता चलती है। और हम जानते हैं कि गैस में विषम की क्रिया होती है, इसलिए जब ये लीक होता है तो इसके गैस एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत शीघ्रता से पहुंच जाती है और साथ ही उसके साथ उसका गंध भी पहुंच जाता है। क्लियर ना। अगला है, इसमें एक विशेष प्रकार की खराब गंध युक्त एथिल मर्केप्टन अल्प मात्रा में भर दी जाती ताकि गैस का रिसाव होने पर पता चल सके। इसे द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। इसे संक्षेप में एलपीजी भी कहते हैं। क्लियर हुआ। इसका उपयोग क्या करते हैं तो खाना बनाने में यानी रसोई घर में किया जाता है, यानी रसोइयों के द्वारा किया जाता है। अब जब ये गैस जलती है तो इसका अभिक्रिया क्या होता है, जैसे कि देख सकते हो ये मेरा जो है मुख्य रूप से क्या है, ब्यूटेन। यहाँ ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन तीनों होता है, लेकिन मुख्य रूप से मेरा ब्यूटेन है, इसलिए हम यहाँ अभिक्रिया में ब्यूटेन को ही मुख्य रूप से दिखा रहे हैं। अब हम जानते हैं, देखो यहाँ पर ब्यूटेन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, तो क्या केवल कार्बन और हाइड्रोजन जल सकती है? कभी नहीं, क्योंकि जलने के लिए उसे दहन का शोषक पदार्थ भी तो चाहिए, सॉरी दहन का पोषक पदार्थ भी तो चाहिए। जो पोषक पदार्थ मेरा क्या होगा, ऑक्सीजन। यानी कहने का मतलब क्या, इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और साथ ही ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो हम लोग जानते हैं कि इसे जलाने पे पर्याप्त मात्रा में मेरा ऊष्मा निकलता है ना। ये मेरा क्या है, जल है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। चलो अब बात रही कार्बन डाइऑक्साइड की, तो देखना हम लोग सबसे पहले हम बात जल की कर लेते हैं। तो देखोगे क्या कि ये जो होता है, अगर हम कहीं पे गैस का रिसाव होता है वहां पे हाथ देते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि वाष्प जैसा जमने होने लगता है। वाष्प देते हैं, खाना बनाते हैं तो बूंद बूंद जैसा रहता है उस तरह से। या फिर सिलेंडर की जब तल को हम छूते हैं तो ठंडक महसूस होती है। कभी ट्राई करना, जो सिलेंडर आता है उसके तल को छूने पे हमें ठंडक महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो है वाष्प के रूप में यानी गैस रहता है, यानी इसमें जलने के बाद इससे क्या होता है, जल भी निकलते हैं। चूंकि वाष्प है और वाष्प क्या है, जल के रूप का होता है। साथ में हम जानते हैं किसी भी वस्तु को जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की निकलती है। तो यानी कि जब हम एलपीजी को यानी मुख्य रूप से जो ब्यूटेन है उसको जलाते हैं तो भी मेरा क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब
एलपीजी को पेट्रोलियम स्रोत तथा प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है, यानी नेचुरल गैस जो होता है उससे भी हम प्राप्त करते हैं। एलपीजी लगभग 1 ग्राम में यानी 1 सेकेंड में 50 किलो जूल ऊष्मा उपलब्ध करता है। एलपीजी नीली लौ के साथ जलती है। देखोगे कि एलपीजी जो होती है जब हम उसको जलाते हैं तो उससे क्या नीला रोशनी निकलता है, हम लोग देखते हैं, यानी कैसे जलता है तो नीली रोशनी। अब इसे उपभोक्ता के पास एक सिलेंडर में भर दिया जाता है। ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन ये तीनों ऐसे गैस हैं जब इसका दाब हम अधिक कर देते हैं। जब दाब हम कैसा कर देते हैं, अधिक कर देते हैं, तो ये आसानी से द्रवीभूत हो जाता है। द्रवीभूत होने का मतलब क्या है, सिलेंडर में भर दिया जाता है एकदम आसानी से, ठीक है। उसके बाद सिलेंडर में भर करके इसे उपभोक्ताओं के पास पहुंचा दिया जाता है। अब सिलेंडर में तो भर दिए, लेकिन गैस है तो गैस का तो रीजन है कि किसी वस्तु में अगर बंद करेंगे तो वो अपने आप निकलने लगेगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उसे एक विशेष प्रकार के बल्ब के द्वारा बंद कर दिया जाता है। देखोगे भी जो हमारे पास सिलेंडर आता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। पानी पिया कर हमारा सिलेंडर कुछ इस प्रकार का होता है। हम बाहर से देखते हैं तो इस तरह से दिखता है, क्योंकि ये डॉट लाइन इसलिए दिखाते हैं कि जब हम बाहर से देखते हैं तो इसके तल की किसी कोई एक ही फेस दिखाई देता है। कहने का मतलब अगर हम इस तरह से देखें तो देखो ऊपर से देख रहे हैं तो टोटल दिखेगा ना, लेकिन इसका ई तल नहीं दिखेगा। अगर ये दिखेगा तो इधर वाले व्यक्ति को देखेगा ऊपर से तो ये तल दिखेगा, लेकिन ये तल नहीं दिखेगा, होता है ना। इसलिए जो नहीं दिखाया जाता उसे हम काल्पनिक रेखा से, हम इसे फिजिक्स में पढ़ेंगे, उसे डॉट लाइन के द्वारा हम देते हैं, यानी वो एक काल्पनिक रेखा होती है। इसलिए अब देखो यहाँ पर देखोगे कि ये जो जिसमें हम रेगुलेटर लगाते हैं उसके अंदर एक पिन टाइप का होता है। जब उसे दबाते हैं तो गैस निकलने लगती है, यानी कि यही होता है। यहीं पे एक बल्ब के द्वारा उसको क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है ताकि उसका रिसाव ना हो सके। फिर उपभोक्ता के पास जाने के बाद उपभोक्ता क्या करती है, एक रेगुलेटर के द्वारा इसमें लगाती है, जिससे कि इसका बल्ब का क्या है, बल्ब लगाने के बाद इसमें जो होती है ये दाब होता है, जो दाब क्या होता है कम हो जाता है, और दाब कम हो जाने के कारण ही गैस जो है पाइप के द्वारा हमारे चूल्हे तक आने लगती है, और चूल्हे तक आने के बाद हम उसे जलाते हैं। तो जलाने के क्रम में हम देखते हैं कुछ चूल्हे में भी बहुत सारे छिद्र होते हैं, और उसी छिद्र के द्वारा गैस बाहर निकलती है, और जब जला देते हैं तो उससे नीली लौ हमें प्राप्त होती है। क्लियर।